अब मान लीजिए कोई थर्सडे को पैदा हुआ है लेकिन उसका कुंडली में जुपिटर नीच का है, तो क्या फिर भी वो जुपिटर स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं? जो भी आपकी कुंडली का होरेश है, लेट्स से यू टुक बर्थ इन वीनस की होरा, तो अगर आपका जन्म शुक्र की होरा में हुआ है तो शुक्र आपके चार्ट में डेबिलिटेटेड बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, स्टिल वो आपके चार्ट में बली है। तो सर ये किस हद तक कहना सही होगा कि अगर किसी की कुंडली में वीक शनि है और मान लीजिए किसी के में अच्छे से प्लेस्ड है, तो इन दोनों की साढ़े सती में क्या डिफरेंस होगा? क्या सेम हर्डल्स होंगी? क्या जिसके में अच्छी प्लेस्ड शनि है उसको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? मान लीजिए जिस घर में शनि गोचर करने जा रहे हैं वो घर यदि बली है, उसके पास स्ट्रेंथ मौजूद है, तो ये साढ़े साती बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी लोग सजेस्ट करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को बचाया था रावण से। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आपकी साढ़े सती में तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। हनुमान चालीसा आपको एक स्ट्रेंथ देती है, एक शक्ति प्रदान करती है, तो शक्ति आपके मनस को प्राप्त होगी और मनस उसके लिए रेडी हो जाएगा कि ठीक है, अगर कोई भार है तो मैं उसको उठा सकता हूँ। जिस प्रकार हनुमान जी ने पूरी संजीवनी के लिए पर्वत का भार जो है अपने ऊपर उठा के कैरी कर लिया था। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, साढ़े सती के नाम से लोग इतना डरते हैं, शनि को इतना बदनाम किया गया है, इतना क्रूर प्लैनेट बताते हैं लोग, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं साढ़े सती को लेकर और शनि को लेकर। आज हम साढ़े सती को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। कैसे पता लगेगा कि आपकी साढ़े सती चल रही है? साढ़े सती के 3 फेजेस को हम डीपली जानेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि शनि इतने दातार हैं कि वो जाते जाते आपको रंक से राजा बनाकर चले जाएंगे। यही साढ़े सती की क्वालिटी है कि साढ़े सती आपकी लाइफ का वो ट्रांसफॉर्मिंग फेज है, लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है शनि को लेकर और साढ़े सती को लेकर। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपकी साढ़े सती आने वाली है या चल रही है या चली गई है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए। और मान लीजिए अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं तो आपकी साढ़े सती बेकार क्यों जाएगी? आज हम इन्हीं मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ आपके फेवरेट गेस्ट जुड़े हैं। आप हर वीडियो के कमेंट में ये बोलते हैं कि इन्हें स्पीकिंग ट्री पर फिर से बुलाइए, तो हम साढ़े सती के लिए बेस्ट गेस्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं। आई वेलकम राहुल कौशिक सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। जय श्री राम। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का लुक इसाडोरा की तरफ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट की। तो सर, जैसा कि मैंने शनि को एक दातार प्लैनेट कहा, तो आज मैं सबसे पहले शनि को लेकर थोड़े मिथ्स ब्रेक करना चाहूँगी और साढ़े सती को लेकर थोड़े मिथ्स ब्रेक करना चाहूँगी कि साढ़े सती को इतना बदनाम किया गया है कि इतनी बुरी है, इतनी स्ट्रगल्स होंगी, इतनी हार्डशिप होगी। क्या सच में साढ़े सती सबके लिए इतनी बुरी होती है? देखिए, शनि जो है वो एक मंद गति से चलने वाला ग्रह है, बहुत स्लो चलता है और लगभग 2.5 वर्ष जो है वो एक राशि में रहता है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रांजिट में बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ट्रांजिट करने वाले और भी ग्रह हैं, गोचर करने वाले और भी ग्रह हैं, लेकिन सबसे लंबी अवधि तक अगर कोई ग्रह विराजमान रहता है किसी राशि में तो वो शनि है जी। और ये बट ऑब्वियस है कि जिस ग्रह को किसी एक घर में या किसी एक राशि में अधिकांश समय मिलेगा कार्य करने का, तो उतने ही इम्पैक्टफुल तरीके से वो कार्य करके जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट तो ये आ जाता है। अब जैसा कि हमने कहा साढ़े साती मतलब शनि के 7.5 वर्ष वो, और 7.5 वर्ष तो हम किसी भी घर के अंदर, क्योंकि 12 घर हैं तो 12 घरों में हम 7.5 वर्ष जो है वो 4 तरीके से ले सकते हैं, 4 घर करके, ठीक है। लगभग 30 वर्ष का एक साइकिल हुआ, ठीक है, 30 इयर्स का। लेकिन यहां जिन 7.5 वर्ष की हम बात कर रहे हैं वो चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। लेट से किसी का चंद्रमा मेष राशि में, तो मेष राशि से पहले राशि कौन सी है? मीन। और मेष के बाद कौन है? वृषभ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी का चंद्रमा मेष राशि में है तो जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे वो 2.5 वर्ष,
जब वो मेष राशि में रहेंगे वो 2.5 वर्ष, और जब वो वृषभ में रहेंगे वो 2.5 वर्ष, इनको मिला करके 7.5 वर्ष जो बनेंगे शनि के, वो 7.5 ही बनेंगे। तो 7.5 का सबसे पहला जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका नेटल मून है। तो आपके चंद्रमा के ऊपर से जब भी शनि गोचर करेंगे, उनसे पहले वाली राशि, उनसे अगली राशि और स्वयं वो राशि, तो उसको हम 7.5 का काल कहते हैं कि वो 7.5 का टाइम पीरियड है। अब इसको लेकर चाहे आप उसको मिथ कहें चाहे रियलिटी कहें, इन दोनों ही चीजों को हम हटा देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटा देते हैं कि हम इसको मिथ माने रियलिटी माने। हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये है क्या और ये प्रभाव डालती किस प्रकार है। देखिए, शनि को ना ज्योतिष में विरक्ति का कारक माना है। शनि इज डिटैचमेंट, इसलिए वो कर्म कारक भी है। शनि इज द ओनली प्लैनेट विच टेल्स यू टू परफॉर्म एनी कर्मा विद डिटैचमेंट, एंड दिस इज व्हाट भगवद गीता सेज। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में आसक्ति नहीं लानी है, अटैच नहीं होना उस कार्य से। अपना वर्क, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, परफॉर्म करके हट जाना है। वही एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जो है वो एक पहचान है। अब शनि जो स्वयं कर्म कारक है, डिटैच व्यू रख रहा है, वो किसके ऊपर से गोचर कर रहा है? चंद्रमा के ऊपर से। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा अटैच ही नहीं है चीजों से, ऑलरेडी डिटैच्ड है, तो क्या आपके ऊपर, अगर आप ऑलरेडी डिटैच्ड व्यू के साथ जीवन जी रहे हैं, तो क्या किसी चीज का आपको मिलना या किसी चीज का आपसे दूर हो जाना आपको कोई फर्क डालेगा? नहीं डालेगा, बिकॉज आप तो ऑलरेडी एक डिटैच्ड व्यू से अपने जीवन को जी रहे हैं, आप अटैच है ही नहीं किसी चीज। तो 7.5 को समझने से पूर्व ये देख लीजिए, जो व्यक्ति जितने ज्यादा मोह बंधन में बंधा है, 7.5 उसके लिए उतनी प्रॉब्लमैटिक होगी। मैं यहां बैठ के एक बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली डिजायर्स वाले व्यक्ति नहीं है, आपको वर्ल्डली अटैचमेंट्स बहुत नहीं है, तो आपकी 7.5 कभी खराब जाएगी ही नहीं। वो आपके लिए सिंपली एक गोचर बन जाएगा, जैसा एक नॉर्मल गोचर होता है शनि का किसी भी राशि में। चंद्रमा मन है, शनि क्या है? डिटैचमेंट है, तो वो विरक्ति की बात करता है। तो अगर आपके मनस में वो विरक्ति पहले से ही जागृत है या विराजमान है, तो शनि की 7.5 आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सबसे पहला पार्ट। सेकंड, इससे डरते क्यों है लोग, या इससे डराया क्यों गया है? देखिए, इस जीवन में हर व्यक्ति जो है वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सन भी हो सकती है, बीइंग अ मदर भी हो सकती है, बीइंग अ फादर भी हो सकती है, बीइंग अ हस्बैंड वाइफ भी हो सकती है। तो हर व्यक्ति के पास ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको फुलफिल करनी होती है, एक कर्मा के रूप में। अब यहां सैटर्न क्या है? वो कर्म कारक है। सैटर्न किस चीज का कारक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक वही है। और चंद्रमा क्या है? मन है। इसलिए जब शनि का गोचर होता है, या जिसको कहते हैं 7.5 आती है, तो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट से हम ये मान लेते हैं, आपकी मान लीजिए 7.5 चल रही है जी, ठीक है। अब मान लीजिए वो 5 महीने पूर्व जो है आपकी 7.5 शुरू हुई है, 5 महीने पहले आपकी शुरू हो गई। अब होगा क्या? जैसा एज आई सेड कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल कीप ऑन एडिंग। तो मान लीजिए आज आप एक पॉडकास्ट कर रही हैं और अभी मान लीजिए आपके 7.5 चल गई, तो लेट से आज आप 10 पॉडकास्ट कर रही हैं दिन के। तो अब शनि क्या है? शनि मनस पर भार डालेगा। कैसा भार डालेगा? अब वो कहेगा भाई 10 पॉडकास्ट नहीं, आपको 20 पॉडकास्ट करने हैं। तो आपके मन को कैसा लगेगा? अरे मैं तो एग्जॉस्ट हो गई। कहाँ मुझे 10 लोगों को एक उनके एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ रहा था, 20-20 लोगों को सुनना भी पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, उनसे प्रश्न भी रखने पड़ेंगे, और इस सब में कहीं ना कहीं मेरा मेंटल एग्जॉशन भी होगा जी। तो वो क्या कह रहा है? 7.5 कह रही है कि आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो एडेड होंगी आपके जीवन में, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके। देन अगेन, ये तो हो गया एक ओवरव्यू, एक फिलोसॉफिकल व्यू। इसमें 2-3 चीजें और ऐड होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि
साढ़े साथी में सबसे क्रूशियल पीरियड कौन सा होता है? नॉर्मली तो 7.5 साल है, लेकिन इनमें सबसे क्रूशियल कौन सा होता है? पीक फेज, जो बीच का जो पीरियड होता है, लाइक जब शनि ठीक उस राशि से गुजरता है जहां व्यक्ति का चंद्रमा विराजमान है, वो सबसे पीक फेज होता है साढ़े साथी का। या सबसे पीक नहीं बोलूंगा उसको, पीक और वो कहना गलत हो जाएगा, वो शब्द गलत हो गए। सबसे क्रूशियल फेज होता है। क्यों क्रूशियल होता है? अब मान लीजिए अभी शनि किस राशि में गोचर हुआ है? मीन राशि में। अब मैं यहां जो बोल रहा हूं वो समझिएगा। जितने भी लोग इस धरती पे हैं, इस पूरी धरा पे जितने भी लोग हैं जो मीन राशि का चंद्रमा लिए बैठे हैं, इन 2.5 सालों में उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। उनके कार्य क्षेत्र में अचानक से ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। उनके ट्रांसफर्स होंगे, उनके स्थान परिवर्तन होंगे काम को लेकर। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ब्लेम का सामना करना पड़ सकता है, जिन पे कोई ब्लेम लग सकता है, वो इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, इन 2.5 सालों में देखने को मिलेंगी। किनके? जिनके मीन राशि में चंद्रमा है, क्योंकि वो मन पे भार आ गया। मन पे भार आ गया। और ऊपर से क्या है कि चंद्रमा किस चीज का कारक है? चेंजेस का कारक है, ट्रैवल का कारक है, ब्लेम का कारक है। अब जो कर्म कारक है, जो प्रोफेशन को कैरी करके चलता है शनि, वो किससे कनेक्ट हो रहा है? वो ब्लेम से कनेक्ट हो रहा है, चेंजेस से कनेक्ट हो रहा है, ट्रैवल से कनेक्ट हो रहा है। और चंद्रमा किस चीज का कारक है? फूड का भी कारक है। तो बहुत से लोग जो मीन राशि वाले हैं, जिनका मीन राशि में चंद्रमा है, वो रेस्टोरेंट बिजनेस या फूड बिजनेस ओपन करने का भी सोचेंगे। वो सोचेंगे चलो खाने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये विचार भी बहुत उठेंगे मीन राशि वालों के, जिनका मीन राशि में चंद्रमा है। अब ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि साढ़े साथी ऐसा कुछ करने जा रही है या करेगी। अब ये हो गया कि क्या सबकी साढ़े साथी शुभ रहेगी, कौन उसको टैकल कर पाएंगे, किसके लिए इजी रहेगा, इसका क्या प्रिंसिपल है हमारे पास, इसकी क्या फिलॉसफी है? तो सर ये किस हद तक कहना सही होगा कि अगर किसी की कुंडली में वीक शनि है और मान लीजिए किसी के में अच्छे से प्लेस्ड है, तो इन दोनों की साढ़े साथी में क्या डिफरेंस होगा? क्या सेम हर्डल्स होंगी? क्या जो इसकी में अच्छी प्लेस्ड शनि है उसको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे कुंडली के वीक शनि और कुंडली के स्ट्रॉन्ग शनि को हम इतना इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हम गोचर व शनि की बात कर रहे हैं, जो गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी उसमें घर की स्ट्रेंथ है। मान लीजिए जिस घर में शनि गोचर करने जा रहे हैं, वो घर यदि बली है, उसके पास स्ट्रेंथ मौजूद है, तो ये साढ़े साथी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है ज्योतिष के अंदर हमें अवेलेबल है, जो पराशर जी ने हमें दिया है, वो अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग मतलब बिंदुओं का समूह, जिसमें हम हाउसेस को ना कुछ नंबर्स देते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक हाउस के जो एवरेज नंबर है वो 28 है। तो 28 नंबर अगर किसी हाउस में है, या लेट से 29 है, 30 है, 31 है, उससे ज्यादा है, तो वो घर को स्ट्रेंथ दे देते हैं। ऐसे ही हर प्लैनेट का अपना एक भिन्नाष्टक होता है। भिन्नाष्टक मतलब कि एक प्लैनेट एक राशि के अंदर अपने 0 से लेकर 8 बिंदु तक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, तो वो उसका एक भिन्नाष्टक होता है जी। तो साढ़े साथी को समझने के लिए अष्टक वर्ग के इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। अब जितने भी लोग हैं जो मीन राशि में चंद्रमा लिए बैठे हैं, अगर उनकी उस राशि के अंदर 30 या 30 से अधिक बिंदु हैं, तो इसका मतलब क्या? उनके पास वो एक मजबूत घर मौजूद है। इसलिए शनि अब जो गोचर करेगा उस घर में, तो वो इनको कोई मेजर परेशानी नहीं देने वाला, बिकॉज उनके घर के पास एक शक्ति मौजूद है, ताकत मौजूद है। तो शनि कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस घर में कौन मौजूद है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? मन का कारक। चंद्रमा कहाँ विराजमान है? एक मजबूत घर में। तो जब मजबूत घर में आप रहोगे, तो आप सिक्योर्ड रहोगे कि अनसिक्योर्ड रहोगे? सिक्योर्ड रहोगे, आपको अपने आप में एक सिक्योरिटी फील होगी। तो चंद्रमा मजबूत हो गया ना। तो अब शनि जो है, जो चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, वो एक मजबूती फील करेगा। कौन? चंद्रमा। इसलिए शनि उसको उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब लेट से दूसरा पॉइंट क्या आया कि मान लीजिए किसी के 28 से कम बिंदु हैं, तो ऑब्वियसली उसका घर कमजोर हो गया, और उसके दिमाग में एक थॉट ये आएगा, भाई अब तो मेरे को तकलीफ आएगी, बिकॉज मेरे घर में उतनी मजबूती नहीं है, और चंद्रमा भी उतना सशक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगेन एज आई सेड कि एक होता है सर्वाष्टक वर्ग, जो घर के बिंदु बताता है कि उस घर में ओवरऑल बिंदु कितने हैं, और एक है भिन्नाष्टक वर्ग,
जो एक प्लैनेट के बिंदु बताता है कि इस प्लैनेट ने इस घर में कितने बिंदु दिए। तो वहां पर यदि चंद्रमा ने 4 बिंदु से अधिक दिए हैं, 4 एवरेज बिंदु है, 8 है ना, तो 8 का एवरेज 4 आ गया, तो 4 से अधिक जितने भी बिंदु होंगे, लाइक 5 होंगे, 6 होंगे, तो अगेन ये क्या बता रहा है, अगेन ये ही बता रहा है कि ये चंद्रमा मजबूत चंद्रमा है। ओके, तो उस चंद्रमा के पास पावर है वहां पे। करेक्ट। तो ओवरऑल जो एक कंसेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि साढ़े साती में जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो आ किस पे रहा है, वो आपके चंद्रमा पे आ रहा है। हाँ, आपके तो आपको बचाना किसको है, अपने मन आपके मन को बचाना है। इसलिए साढ़े साती के दौरान भाई ठीक है, आप शनि देव की उपासना कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल आपको अपने मन को मजबूती देनी है, चंद्रमा को मजबूत रखना है। इसलिए साढ़े साती के दौरान आप ट्रैवल करिए। अगर आपको अपने प्रोफेशन में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फूड डोनेशन करिए, बहुत अच्छी बात है। मंडे का फास्ट ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और मंडे के दिन जितना हो सके मौन धारण करिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को मजबूती देगा। आप जिस भी दिन, ध्यान रखिएगा ये पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जिस भी वार पर आप मौन धारण करते हैं उस वार से जुड़ा ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो जाता है, याद रखिएगा ये चीज। इफ यू आर साइलेंट ऑन ट्यूसडे, योर मार्स विल बिकम पावरफुल। इफ यू आर साइलेंट ऑन सैटरडे, योर सैटर्न विल बिकम वेरी पावरफुल। जिस भी दिन आप साइलेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मौन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस दिन वो प्लैनेट आपका प्रभावी होगा ही होगा आपके चार्ट में। क्योंकि स्वयं पराशर जी ने ये कहा है कि वारेश अपने वार में बली होता है, यानी कि द लॉर्ड ऑफ द डे विल बिकम स्ट्रॉन्ग इन इट्स डे बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज संडे टुडे, तो सन विल बी वेरी मच पावरफुल। तो आप यदि मंगलवार के दिन जन्मी है तो आपके चार्ट में मंगल कहीं भी है, इट इज वेरी पावरफुल। तो इट मीन्स के लॉर्ड ऑफ द डे जो होता है बेसिकली, उस दिन उस ग्रह की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप साइलेंट रहेंगे, आप फास्ट ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्वियसली उस ग्रह की ऊर्जा को आप अब्सॉर्ब कर पाएंगे अपने भीतर। तो वो प्लैनेट को आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ मिलेगी और वो उसको फाइट करने में आपकी हेल्प करेगी। सर, इसी से मैं एक ये पॉइंट पूछना चाहूंगी, जो आपने वारेश की बात की, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों के दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि जिस दिन जो इंसान पैदा होगा वो उस दिन का लॉर्ड स्ट्रांग होगा उसके लिए। अब मान लीजिए कोई थर्सडे को पैदा हुआ है लेकिन उसका कुंडली में जुपिटर नीच का है, तो क्या फिर भी वो जुपिटर स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं? देखिए, इस पे मैं एक बात कहता हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक कंसेप्ट आता है काल बल का। काल मतलब समय। तो समय के अकॉर्डिंग भी ग्रहों को बल मिले हैं कि कौन से समय पे कौन सा ग्रह बली है। तो उसमें पराशर जी कहते हैं कि वर्षेश अपने वर्ष में, यानी कि जिस भी ग्रह का वर्ष होता है उस पूरे वर्ष के दौरान वो ग्रह बली होगा। फिर वो कहते हैं मासेश अपने मास में। मासेश मतलब जो महीना होता है, उस महीने का जो ग्रह होगा वो अपने मास में बहुत बली होगा। भाई किस महीने का जो किस ग्रह का जो महीना है वो पूरे महीने वो ग्रह बड़ा बलवान रहेगा। वारेश अपने वार में, यानी कि जिस किसी भी ग्रह का वार है वो उसके अंदर बहुत बली होगा। तो पहले सर्वाधिक बली मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्डर है जो बढ़ता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे कम बली कौन है इसमें, वर्षेश जो पूरे वर्ष में बली है। उसके बाद माशेष यानी कि जो पूरे महीने में बली है। उसके बाद कौन आ गया, वारेश यानी जो वार में बली है। और लास्ट में वो क्या कहते हैं, होरेश अपनी होरा में बली है। यानी कि जैसे हमारी प्लैनेटरी होराज होती हैं, हर आवर में एक होरा बदलती है। अभी कोई होरा चल रही है, फिर कोई होरा चल रही है, तो होरेश अपनी होरा में बली होता है। तो होरेश सबसे स्ट्रांग हो गया। तो ये काल बल के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट आपका स्ट्रेंथन होगा ही होगा। तो जो भी आपकी कुंडली का होरेश है, लेट्स से यू टुक बर्थ इन वीनस की होरा, तो अगर आपका जन्म शुक्र की होरा में हुआ है तो शुक्र आपके चार्ट में डेबिलिटेटेड बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, स्टिल वो आपके चार्ट में बली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। समझ रहे हैं आप? अगर वार में आप जन्मे हैं, जैसे यू सेड, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन जन्मे हैं, बृहस्पति भले आपके चार्ट में नीच हो, बट एज पर पराशर ऋषि उसके पास बल है, उसके पास स्ट्रेंथ है, मजबूती है। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शत्रु राशि में है या नीच है। ठीक है। हाँ, इसीलिए वो फास्ट का कंसेप्ट मैंने बोला कि अगर आपको साढ़े साती परेशान कर रही है, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर चंद्रमा, बिकॉज इट
वो जो प्रेशर है शनि का वो फील कहाँ होगा? वो बॉडी पे फील थोड़ी होगा, माइंड पे फील होगा, जस्ट मून बेसिकली। आपको मून को स्ट्रेंथन करना है। मून इज स्ट्रेंथन, 7.5 विल बी परफेक्टली फाइन। ओके सर, इसी से हम जो तीनों फेजेस होते हैं 7.5 के, उन तीनों को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि पहले फर्स्ट जब चंद्रमा से पहले वाली राशि में शनि आएंगे तो वहाँ पे बस 7.5 स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे वो इतने बड़े चेंजेस नहीं दिखाएगी। लेकिन जब जैसे ही पीक फेज आएगा जिसमें चंद्रमा और शनि सेम राशि में आ जाएंगे, वो एकदम हाइट्स हो जाएगी 7.5 की। और जब शनि जाएंगे, जाते जाते शनि आपको बहुत कुछ देकर जाते हैं। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि शनि की 7.5 खत्म होते होते लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो पहले नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ को इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है। ये किस हद तक कहना सही होगा? देखिए रंगोली जी, अगर आप मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मानेंगे, बिकॉज ठीक है, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि अगर कुछ लोग इस बात पर यकीन रख रहे हैं या उसको मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है तो मैं ये कह दूं कि नहीं, मैं इस बात को गलत कहता हूं। लेकिन यहाँ मेरा एक बड़ा सिंपल सा मानना है, एज आई सेड अभी इससे पहले जो मैंने कहा कि चंद्रमा आपका मन है, शनि विरक्ति है, शनि डिसिप्लिन है। वो आपके मनस को डिसिप्लिन करने आता है, आपको विरक्ति का भाव देने आता है कि विरक्ति क्या है, और आपको ये बताने आता है कि आपको अपना कर्म एक डिटैच व्यू के साथ करना है। व्यक्ति अगर इसको समझ गया, शनि के चंद्रमा वाली राशि में रहते रहते, वो लेसन ही देने आया है ना। शनि इज अ जज बेसिकली ना, वो न्याय के देवता है ना, वो न्याय संगत बात आपको बताने आए हैं। इसलिए जब वो वहां से गुजरेंगे, वहां से हट जाएंगे, तो आप वो लेसन समझ चुके होंगे, आप वो रियलाइजेशन कर चुके होंगे। जब आपने रियलाइजेशन कर ली, जब आप उस पार्ट को समझ गए, उस चीज को समझ गए, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में होंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 7.5 ने अच्छा देना या नहीं देना। आप इसकी फिलॉसफी को समझेंगे तो आप उस बात पर अडिग नहीं होंगे कि ऐसा होता ही होता है। इसकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। सैटर्न वांट्स टू ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ। इसलिए अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे व्हाट इज 7.5, आई वुड से कि 7.5 इज एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एडिशन है। इफ यू आर रेडी, 7.5 विल बी फाइन। इफ यू आर नॉट रेडी, यू विल बी इन अ पेनफुल कंडीशन। ओके, सिंपल है। और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका? अष्टक वर्गा के पॉइंट देखो। तीनों राशियों में जिस राशि में बहुत कम है, जिसमें चंद्रमा के भिन्नाष्टक कम है, जहां ये दोनों चीजें हो गई, अष्टक वर्ग के पॉइंट बहुत कम हो गए, चंद्रमा का भिन्नाष्टक बहुत कम हो गया, वहां पे आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। वहां पे आपको मेंटल प्रेशर या मेंटल सफरिंग्स हो सकती हैं। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये कैलकुलेशन आप किसी भी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट पर कर सकते हैं। जो अष्टक वर्ग देखना है आपको या भिन्न अष्टक देखना है, वो आप किसी भी ट्रस्टेड ऐप पर देख सकते हैं। करेक्ट। इसलिए 7.5 को कभी भी अगर समझे, और एक पार्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप 7.5 को ही होल सोल रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो तो ये गलत है। बिकॉज 7.5 से इंपॉर्टेंट दशा है आपकी। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, 7.5 आपके जीवन में कोई नेगेटिव इवेंट ट्रिगर नहीं कर पाएगी। अगर आपकी दशा नेगेटिव चल रही है, 7.5 के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लाइक अष्टक वर्गा के पॉइंट अच्छे नहीं है, भिन्नाष्टक के पॉइंट अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ का एक पेनफुल जो टाइम है वो हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग के भाई 7.5 कुछ पेन है या कुछ है, 7.5 एक तरह का रियलाइजेशन है। 7.5 एक रियलाइजेशन है जो आपको 7.5 में ये रियलाइज करवा देगा कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है और उस ड्यूटी से बंधना नहीं है, और अपने जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं वो पूरी ईमानदारी से आपने पूरे करने हैं। दैट्स इट। इसको जो जितना अच्छे से समझ गया, 7.5 उसके लिए उतना ही अच्छा काम कर गई। तो जो फेज की हम बात करते हैं कि 7.5 का फेज स्टार्ट हुआ, तो फेज का मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके जीवन में आएंगी, वो जो पहला फेज है उसका ग्राउंड तैयार होता है। ओके। जैसे लेट्स से कि आपका शनि मीन में है और मीन राशि में आते ही आपके लाइफ में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। क्यों? क्योंकि काम बढ़ेगा। लेकिन काम बढ़ा कैसे? उससे पहले उसके पीछे कोई प्लेटफॉर्म तैयार हुआ ना, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई
जिसने उसको एक्सपेंशन दिया उस काम को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो पहले एक फेज तैयार होता है। तो शनि जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होंगी या पेन ऐड होगा, लेकिन इन दोनों के पीछे का एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसके बेसिस पर ये घटनाएं होंगी। वो कब तैयार होगा? वो शनि के इनिशियल फेज में तैयार होगा, जो फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में आप मेंटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करोगे या उस प्रेशर को फील करोगे जो सैटर्न आपके ऊपर डाल रहा है। एंड वंस यू रियलाइज द रियलिटी ऑफ दैट प्रेशर, द रियलिटी ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो उसका फिर वो एंडिंग फेज है, जो लास्ट के जो 2.5 साल है, जो 7.5 वर्ष में, तो वो आपको रियलाइजेशन करा के चले जाएंगे। और एंड आफ्टर 7.5 years यू वुड बी सेइंग कि हाँ मैंने ये सीखा, या तो कुछ खोया या पाया, बट सीखा अवश्य। सर, इसी से मैं लास्ट फेज़ की थोड़ी ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट फेज़ ही, जैसा आपने कहा कि रियलाइजेशन का फेज़ होता है, लास्ट फेज़ ही आपको बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। क्योंकि फर्स्ट 2 फेजेस में तो इंसान पहले में तो कंफ्यूज्ड ही रहता है, सेकंड में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लगने लग जाती हैं। फिर जब ये दोनों फेज़ चले जाते हैं तब एक रियलाइजेशन आती है कि हाँ मैंने ये सब सीख लिया है, मैंने मेरे लेसन्स ले लिए हैं, मैंने डिसिप्लिन सीख लिया है। तो इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा टच करना चाहूँगी। और जैसा हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हम कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी साढ़े सती खत्म होते होते साढ़े सती ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया लाइफ में। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर हम इसको एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे या उसका कोई एक मेजरमेंट का टूल देंगे, तो वो कहीं ना एक बेमानी हो जाएगी उस कंसेप्ट के साथ में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा। नरेंद्र मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो अपने 7.5 के टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर बने। तो एज आई सेड कि 7.5 को एक ही नाम देना बहुत अच्छा है, दैट इज एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले वो किसे देख रहे थे? एक स्टेट को देख रहे थे। फिर किसको देख रहे? एक नेशन को देख रहे। एक स्टेट का भार और नेशन के भार में कितना डिफरेंस है, एवरीवन नोज। ऐसे ही आप इंदिरा गांधी जी का चार्ट उठाइए, उसमें देखिए कि व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वाज रनिंग थ्रू द पीरियड ऑफ 7.5 इन हर चार्ट। तो कोई भी व्यक्ति इस धरती पे अगर है, उसकी दशा अच्छी चल रही है, अष्टक वर्ग के अनुसार उसके नंबर अच्छे हैं, तो 7.5 आपको रिस्पॉन्सिबल बनाकर जाएगी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाएगी, डिटैच्ड व्यू देकर जाएगी, और लाइफ की हार्श रियलिटी बता के जाएगी। एक व्यक्ति किसी से डिटैच कब होगा? टेल मी। अगर मान लीजिए आपका एक समूह है यार दोस्तों का, आपका एक सोसाइटी है, आपका एक सोशल सर्कल है, आप अपने सोशल सर्कल से डिटैच कब होंगे? जब एक तो आपको रियलिटी पता लगेगी, और एक जब आप खुद से अटैच होंगे। जो पहला वो है वो ज्यादा तर्क संगत है कि जब आपको रियलाइजेशन होगा कि ये कुछ नहीं है, सब इल्यूजन चल रहा है, मोह माया कोई किसी का है नहीं बेसिकली। तो हर आदमी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, एज कोई पिक्चर चल रही है उसमें सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसका रोल खत्म होता जा रहा है वो आ रहा है जा रहा है, वो सब चीजें हो रही हैं। तो वो रियलिटी आपको चेक, वो रियलिटी चेक देने वाला जो प्लेनेट है वो दैट इज सैटर्न बेसिकली। तो 7.5 साल ये एक रियलिटी चेक दे के जाता है आपको। उस रियलिटी चेक को आपने जितना अच्छे से रियलाइज कर लिया, उतना ही आपका जीवन आगे सुगम हो जाएगा। और जितना आपने इसको नेग्लेक्ट करते गए, उतने ही 7.5 साल आपके पेनफुल रहेंगे। और क्योंकि वो एक पेन कह लो या एक स्ट्रेस कह लो, उसने तो एंड होना ही होना है, वो निरंतर कभी रहेगा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, उसने उस पेन और स्ट्रेस के बाद कुछ सीख लिया जिससे वो जीवन में आगे बढ़ गया, और एक व्यक्ति वहीं का वहीं रहा जिसने कुछ नहीं सीखा, बिकॉज ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था, ना वो डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार था। तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और ये पता कैसे चले कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और किसने पेन लिया? अगेन एज आई सेड कि लुक एट द पॉइंट्स इन अष्टक वर्ग एंड भिन्नाष्टक, यू विल गेट एन आइडिया। और अगर उस टाइम पे दशा भी बहुत खराब चल रही है, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य भी ऐसे करेगा जो उसके लिए नेगेटिव हो। शनि क्योंकि कर्म कारक है, न्याय का कारक है, तो जिस प्रकार का कर्म आपने किया है, तो न्याय संगत जो भी चीज होगी आपके साथ वो होगी। सर, इसी से मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साढ़े सती जब चल रही थी तो उन्होंने शनिदेव की बहुत पूजा की, बट फिर भी उनकी साढ़े सती उतनी ही डिफिकल्ट गई। तो मेरा ये मानना है कि शनिदेव को आपके इंटेंशंस पता है, जब तक आपके अंदर वो इंटरनल चेंज नहीं आता है
तो शायद आपको फिर वो साढ़े साथी एक स्ट्रगलिंग फेज ही लगता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पूजा पद्धति जो बनाई गई है वो आपको एक डिसिप्लिन में रहने के लिए बनाई गई है। जैसे आपको कहा गया है कि भाई आप सुबह सुबह स्नान कीजिए और पूजा कीजिए, उसके बाद अपना कुछ खा पी लीजिए जो आपने खाना है, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन हो गया, एक वे ऑफ लाइफ हो गया, जो जिससे आप अपने लाइफ को एक नियम में बांध रहे हैं जी। अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति है, वो तो पूजा नहीं कर रहा है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले खा रहा है, लेकिन हाँ अपने कर्म बहुत अच्छे कर रहा है, किसी ना किसी की हेल्प कर रहा है, किसी ना किसी को किसी दुख दर्द से निकाल रहा है। तो यहाँ पे आपका कर्मा है जिसको वॉच किया जा रहा है, आपकी पूजा को वॉच नहीं किया जा रहा। मेक सेंस। आपने इधर पूजा करी और उधर कहीं ना कहीं अपना कर्म जो है वो उल्टा सीधा कर दिया, तो वहां आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं सैटर्न मेरे को बहुत कुछ देखे जाएगा, कुछ नहीं देखे जाएगा, वो परेशान ही करेगा, ठीक है। तो सैटर्न और मून, इनका कॉम्बिनेशन भी एक प्रकार का वैराग्य देता है। इसलिए अगर किसी के चार्ट में वैराग्य नहीं भी है तो साढ़े साथी उसको वैराग्य का अनुभव दे सकती है। इसलिए साढ़े साथी को लोग खराब मानते हैं, अन्यथा साढ़े साथी के खराब होने का कोई तर्क ही नहीं बनता। कोई तर्क नहीं बनता कि हम उसको खराब कहें, उसको ये कहें कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब अपने मन की कंडीशनिंग है जो आपने पहले ही कर लिया। सैटर्न के अंदर नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं। सैटर्न ग्रह के अंदर नेगेटिविटी किसी प्रकार की है ही नहीं। तो इतना विलन क्यों बना दिया है फिर शनि को सबने? विलन इसलिए बना दिया बिकॉज हर इंसान को ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए जी, जिसे वो ब्लेम कर सकें कि देखो हमें दुख मिल रहा है, हमें इसलिए दुख मिल रहा है। और जबकि ये सब वो लोग हैं जो साइंस में ये पढ़ते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। विज्ञान कह रहा है एक्शन का रिएक्शन आपको आएगा, लेकिन आप कर्मा थ्योरी को नहीं मान रहे हो। और जब आपको अपने कर्म के द्वारा दुख मिल रहे हैं तब आप उसको किसी ना किसी प्लैनेट पे ब्लेम डाल रहे हो। देखो मेरे को सैटर्न ने परेशान किया। अरे भाई, सैटर्न को तुमसे कोई ना तो राग है ना द्वेष है, ना तो आप उसके फेवरेट हो, ना आप उसके बिल्कुल जो कहते हैं बैड बुक्स में हो। तो वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो कर्म का है। तो यही साढ़े साथी बताती है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ओके। तो सर, जैसा कि आपने एक्शन और रिएक्शन की बात की, हमारी पूरी लाइफ में ही हमें हमारे एक्शन का रिएक्शंस मिलता रहता है। मतलब कर्म हम जो देते हैं वो कर्म हमारे ऊपर आता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि साढ़े सती एक वो फेज है जहाँ पे वो कर्म आपको बिल्कुल सही अमाउंट में वापस मिल रहा है? और इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनका डिवोर्स साढ़े सती में हुआ, एक ऐसा पार्टनर उनकी लाइफ में आया जिनसे वो बहुत डिस्टर्ब हुए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे हेल्थ में बहुत कॉम्प्लिकेशन साढ़े सती में हुई। तो ये किस हद तक सही है? देखो, फिर वही बात है कि हम लोगों का क्या है ना, कहीं ना कहीं हमें उस कंडीशनिंग से बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा ये ज्योतिष के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा कि हम सिर्फ साढ़े साथी को देख रहे हैं और उसी के बेसिस पे उसी को बीमारी का कारक हमने मान लिया, उसी को ही हमने कुछ अच्छा या बुरा होने का कारण मान लिया। जबकि हम ये भूल रहे हैं कि ज्योतिष में जो सर्वाधिक महत्व है वो साढ़े साथी का नहीं है, वो दशाओं का है। आपकी महादशा क्या है, आपकी अंतरदशा क्या है। अगर आपकी महादशा का या अंतरदशा का आपके शारीरिक हष्ट पुष्ट रहने से कोई लिंक नहीं है उस समय, या वो किसी प्रकार की बीमारी शो नहीं कर रही है, तो साढ़े साथी कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, या आपके अष्टक वर्ग के बिंदु भी कितने नेगेटिव क्यों ना हो, आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात सोचने वाली ये भी है कि हम साढ़े साथी में रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हैं? हम चंद्रमा को मान रहे हैं, जबकि चंद्रमा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सारा लेन देन जो है वो मनस से है जी। और जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी, तो रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि एज आई सेड कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि मैं तो कहता हूं, मैंने तो साढ़े साथी में बच्चे होते हुए देखे हैं लोगों के, चाइल्ड बर्थ होते हैं साढ़े साथी में। क्यों? बिकॉज चाइल्ड बर्थ होगा, एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी।
मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जिनके चार्ट है मेरे पास, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो ओनर हैं, पहले बच्चे उनके पास नहीं पूरे हो रहे थे, 7.5 ही आए, बच्चे पूरे हो गए उन पे। क्यों हो गए? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगी? जब लोग बढ़ेंगे तब आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम रिलेशनशिप के बिगड़ने को, सेपरेशन को 7.5 का कारण मान रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने 7.5 को अनड्यू इंपॉर्टेंस दे दी है। मतलब उसको हर चीज का कारण उसको मान लिया है, यानी कि दशा और अंतरदशा को साइड लाइन कर दिया, उसको मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है। 7.5 विरक्ति देती है, इसमें कोई शक नहीं है। डिटैच करती है, इसमें कोई शक नहीं है। मन में एक अलगाव का भाव आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ अलगाव का भाव आ जाना आपको किसी पार्टनर से अलग करा दे, ये बिल्कुल तय नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपकी दशा भी सेपरेशन ना दिखा रही। अगर दशा सेपरेशन दिखा रही है तो ये जो अलगाव का भाव आया है 7.5 के कारण, ये फिर जरूर उस सेपरेशन का कारण बन सकता है या बन जाएगा। ओके, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि ना हम सिर्फ 7.5 को ब्लेम कर दें। डेफिनेटली दशा को ना कोई बाईपास ज्योतिष में कर पाया है, ना कर पाया था और ना कोई कर पाएगा। सर वो कहते हैं ना कि दशा वो टाइम पीरियड है जहाँ पे प्लैनेट्स अपना वो प्रॉमिसेस पूरा करने आते हैं। एब्सोल्युटली। योगा शोज व्हाट, दशा शोज व्हेन। योग बताता है क्या होगा, दशा बताती है कब होगा। वाओ, बिल्कुल, ये रूल हमें समझने की जरूरत है। ज्योतिष ये एक लाइन का बेस है पूरा, कंप्लीट। तो सर इसी से आप जाते जाते हमारे दर्शकों को, जिनकी 7.5 या तो चल रही है या आने वाली है, उनको आप कुछ जनरल रेमेडीज अगर बता के जाएं, और ये रेमेडीज सिर्फ एक्शन वाली रेमेडीज नहीं, जो बिहेवियरल चेंजेस भी लोग अपने आप में कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हमारे सनातन में बहुत सारी स्तुतियां जो हैं वो गाई गई हैं, और क्योंकि 7.5 का जो एक संबंध है वो चंद्रमा और शनि से है, और शनि जैसा मैंने कहा विरक्ति के कारक है। तो विरक्ति को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें उस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, जो सिंपली मैं हमेशा उसको रिपीट करता हूँ कि यू ऑन्स नथिंग एंड नथिंग ऑन्स यू। ना तो आप का किसी पर अधिकार है, ना आप पर किसी का अधिकार है। तो उसके लिए ना एक स्तुति है जिसको निर्वाण षटकम बोलते हैं, जो महादेव की स्तुति गाई गई है, जो ये बताती है कि आप कोई नहीं है, आप ना किसी बंधन से बंधे हैं, ना आप कोई मंत्र हैं, ना आप कोई पूजा है, ना आप कोई तत्व है, आप चिदानंद स्वरूप हैं, शिव के तरह, शिवोहम शिवोहम। तो समझ रहे हैं आप बात को? तो आप सबसे पहले तो आप निर्वाण षटकम जैसा कोई स्तुति जो है उसका वो कीजिए, ठीक है, उसको श्रवण कीजिए, चाहे उसका गायन कीजिए। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि शिवलिंग पर जलाभिषेक बहुत अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये तो वो रेमेडी हो गई जो कर्म के अलावा है। और जैसा मैंने कहा, एक माइंडसेट इज एवरीथिंग, और एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कि आपका अपनी घटनाओं के प्रति रिएक्शन क्या होगा। एज आई सेड के आपके जीवन में हानि होना, लाभ होना, सुख होना, दुख होना, वो निर्धारित है, वो कब होगा, कैसे होगा। एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो ये बताती है कि इनके प्रति आपका अपना रिएक्शन कैसा होना है। तो वो रिएक्शन होने के लिए आपके अपने माइंड को आपने प्रिपेयर पहले से इस चीज को लेकर करना है कि जिससे आप अपने अंदर ये भाव डाल पाएं कि मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी चीज से नहीं रखनी है। क्योंकि जितनी ज्यादा अटैचमेंट कैरी करके आप 7.5 के फेज में एंटर करेंगे, उतने ही पेनफुल स्टेट में आप बाहर आएंगे जी। वो 7.5 जो है ना, ये एक सफर है 7.5 साल का। और सफर को लेके एक बहुत अच्छी बात कही है ना, कम सामान सफर आसान। तो जितना कम बैगेज होगा उस 7.5 के पीरियड में एंटर करते हुए, जितना कम जुड़कर आप उसमें एंटर करेंगे, उतना ही हल्का होकर आप वहां से निकलेंगे।
तो सर ये कहना सही होगा कि महादेव की भक्ति किसी भी फॉर्म में करो, क्योंकि शिव जी जैसे चंद्रशेखर कहते हैं ना, वो चंद्रमा को हाँ। धारण करते हैं तो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा मन बैलेंस होगा किसी ना किसी तरह से अगर हम शिव भक्ति करते हैं साढ़े सती में। उसके अलावा भी ना देखिए, जो हमारे जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं ना, जितने भी देवी देवता हैं, इन सब के स्वरूप को जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है। जैसे हम शिव परिवार को देखते हैं तो आप देखिए ना कि भगवान शिव जो है वो हर कार्य कर रहे हैं, एक परिवार भी है उनका, वो कार्य भी करते हैं, वो सारे चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विरक्त है, फिर भी एक शून्य अवस्था धारण किए हुए हैं, जिसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर गुण से अलग है, जो सत्व गुण है, तमस है, रजस है, उससे भी ऊपर है, निर्गुण है बेसिकली। तो वो जो एक स्टेट है, और या जो स्तुति से आपको लाभ होगा वो यही होगा कि आप अपने मनस को तैयार कर पाएंगे कि आप उस स्टेट के साथ एंटर करें जहां पे आप चीजों को अपने साथ में जोड़कर नहीं चल रहे हैं, तो कुछ भी साढ़े साथी में गलत नहीं होगा। ये भी लोग सजेस्ट करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को बचाया था रावण से, तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आपकी साढ़े सती में तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, अगर हम उसको देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो भार फील होगा। और हनुमान चालीसा किस ग्रह के लिए या किस कारण से करते हैं, चलिए ग्रह से नहीं जोड़ते हैं उसको। हनुमान चालीसा आपको एक स्ट्रेंथ देती है, एक शक्ति प्रदान करती है, तो शक्ति आपके मनस को प्राप्त होगी और मनस उसके लिए रेडी हो जाएगा कि ठीक है, अगर कोई भार है तो मैं उसको उठा सकता हूँ। जिस प्रकार हनुमान जी ने पूरी संजीवनी के लिए पर्वत का भार जो है अपने ऊपर उठा के कैरी कर लिया था, तो आप अपने मनस को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हैं उस भार को उठाने के लिए जो शनि आपके ऊपर डालना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको भी एज अ रेमेडी आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कर्म के रूप में सबसे अच्छा है कि अगर आपको कोई स्थान परिवर्तन करने को मिल रहा है तो परिवर्तन आप कर लीजिए, और यदि आपको ट्रांसफर मिल रहा है, कहीं पर आप रिलोकेट हो सकते हैं अपने काम के चलते, तो रिलोकेट हो जाइए। और अपने प्रोफेशन में जितना घूमना फिरना आप इस समय करेंगे वो उतना ही फेवरेबल रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि साढ़े साथी का सबसे पहला जो एक इंडिकेशन होता है अपने प्राइम या पीक फेज पे, वो जो 2.5 साल होते हैं चंद्रमा के ऊपर से, ये हर क्षण व्यक्ति को एक आभास कराते हैं कि उसको कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है। क्योंकि मून क्या है, एक साइन वेव है ना, उठ रही है फिर गिर रही है, उठ रही है गिर रही है, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर व्यक्ति के। उसको बार बार ये मन करता है चेंज करो चेंज करो चेंज करो, सही नहीं हो रहा है सही नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ट्रैवलिंग के माध्यम से, कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस के माध्यम से वो उसको साध सकता है और उसकी बैलेंसिंग कर सकता है। तो ये बैलेंसिंग है एक तरह की। एंड जैसे चंद्रमा खाने का कारक है, फूड का कारक है, शनि किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, डिप्राइव्ड लोगों को वो करता है, जो वंचित रह गए हैं, शोषित हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वो बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो कहीं ना कहीं कर्म को ही लाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ पूजा करने से या सिर्फ स्तुति करने से ही जो हमारे सारे काम जो है सध जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं समवेयर यू हैव टू परफॉर्म एनी कर्मा, बिकॉज सैटर्न इज कर्म कारक। कर्म करने के लिए बोल रहा है, विचार करने के लिए नहीं बोल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो सर बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था आज का साढ़े सती को लेकर। आई होप हमारे दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो शनि को लेकर, साढ़े सती को लेकर, कि क्यों आपको इससे डरना नहीं चाहिए, कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी साढ़े सती आपको देने वाली है। मेन यही है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। और साढ़े सती, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ है आपकी लाइफ का, बस आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो सर बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट था आज का, और आई होप हमारे दर्शकों को भी उतना ही इंसाइटफुल लगा हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।